वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। फर्स्ट यूनिट है हमारी। फर्स्ट यूनिट में जो है हमारे मेन टॉपिक्स क्या निकल के आ रहे थे, हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट यूनिट में हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा टॉपिक हमारे पास आ जाता है इसमें नॉमेनक्लेचर। तीसरा टॉपिक हमारे पास आ जाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स हमें कवर करने हैं पूरी यूनिट 1 में। तो पहले टॉपिक को अपने ले लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उससे पहले एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ all organic compounds. It's a basic concept. Okay, so तो हमारा मेन क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा तो मेन क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली। एक चीज़ हमें समझ आ गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक, तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, हम सभी को ये पता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं केवल। ठीक, हम सभी को ये लगता था उस समय पे, हिस्ट्री की बात है भाई, पुरानी बात है, हम सबको ये लगता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नेचुरली ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्हें लैब में नहीं बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियली नहीं जनरेट हो सकते या प्रोडक्ट नहीं हो सकते। लेकिन 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 एक बार जो है गलती से फ्रेडरिक वोलर, जो साइंटिस्ट है एक, फ्रेडरिक वोलर नाम था इनका, इन्होंने इन्होंने जो है गलती से अपने लैब में यूरिया बना लिया। इन्होंने गलती से क्या बना लिया? यूरिया। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसकी वजह से सबको पता चल सका कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये लैब में भी बन सकता है। एंड देन अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन ये तो नहीं हो सकती कि जो नेचुरली एग्जिस्ट करें वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, क्योंकि वो तो हम लैब में ही बना सकते हैं। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं एक बार सोच के देखिए। ये तो मैंने आपको ऐसी नॉलेज बताया, आपकी सिलेबस में तो नहीं है वैसे, ये एज अ नॉलेज बस। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होता है, तो बेसिक से अगर हम समझ सकें, जिस कंपाउंड का कार्बन से रिलेशन है, जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है, वो सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होगा वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ इस वीडियो में। तो एग्जांपल्स क्यों, डायरेक्ट मैं आपको क्लासिफिकेशन ही समझा देता हूँ। तो बेसिकली इट्स नॉट अ कंप्लीट क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा सा ना जस्ट पहले एक बार आपको कंसाइज फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा एक बार। तो मैंने क्या कहा कि जिन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होगा वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हमें कुछ तरीके के कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल दो ही चीज़ें होंगी। इन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं एल्केन्स, इनको कहते हैं एल्कीन्स, एल्काइंस। एल्काइंस की स्पेलिंग गलत हो गई, एल्काइंस, एरोमेटिक, एराइल एल्काइल और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसके बाद कुछ कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो सकता है केवल, है ना। तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम लोग कह सकते हैं अल्कोहल, उनको हम कहते ही अल्कोहल हैं।
उनको हम कहते हैं फिनोल। अल्कोहल का नाम तो बहुत सुना होगा। ईथर्स आते हैं इसमें, एपॉक्साइड्स कहा जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स कह सकते हैं, एल्डिहाइड्स। अभी आगे आपको क्लासिफिकेशन सही से समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक कंसाइज फॉर्म दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सब नाम आपने सुने हुए तो हैं, अभी बेसिकली इसके अंदर पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। हाइड्राइड, एस एस्टर्स एंड एनहाइड्राइड्स। ठीक, तो एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं जिनमें केवल, लेकिन इसके बाद में कार्बन और हाइड्रोजन का होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाने वाला है। ठीक है, इसे नोट कर लिया, इसे रफ कर लेते हैं। और भी एग्जाम्पल हैं इसके। किसी किसी में कार्बन हाइड्रोजन प्लस केवल नाइट्रोजन भी हो सकता है। हो सकता है केवल कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ही हो। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अमाइंस, उनको कहते हैं आयमीन्स, उनको कहते हैं नाइट्राइल्स, और या फिर हाइड्राजीन्स। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी में कार्बन हाइड्रोजन साथ में एक हेलोजन हो और ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो। फिर से उल्टा कर दिया मैंने। ऐसा भी हो सकता है किसी में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस एक हेलोजन और आ जाए, केवल ये 4 चीज़ें हों। उनके नाम भी होते हैं भाई। उनके नाम क्या है? एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और एसाइल हैलाइड। ओके, कुछ में कार्बन हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन और साथ में ऑक्सीजन भी है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना ये नाम हो जाए, तो अब नाम थोड़े से बदलेंगे, इनके नाम थोड़े से अलग होंगे। ठीक है, इनके नाम क्या हो सकते हैं? इनको हम लोग कहेंगे अमाइड्स, इनको हम लोग कहेंगे आयमाइड्स, इनको हम लोग कहेंगे नाइट्रो ग्रुप्स, एल्डोक्सिमाइड्स, कीटोक्साइन्स। सो ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि सारे कंपाउंड जो भी ऑर्गेनिक हैं उन सब में कार्बन हाइड्रोजन की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दे आर नॉट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा, दैट इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हाइड्रोजन के साथ में एक सल्फ़र और हो सकता है। ठीक है, तो सल्फ़र का क्या सीन है भाई? तब हम क्या कहेंगे? जब सल्फ़र वाला सीन होगा तो हम उसे कहेंगे सल्फोनिक एसिड। उसे हम कह सकते हैं सल्फोनामाइड होता है। उसे हम कह सकते हैं सल्फोनाइल हैलाइड। राइटिंग के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिएगा। उसे हम कह सकते हैं सल्फोनाइल हैलाइड या फिर सल्फोनामाइड। ठीक है, फिलहाल आपको इतनी चीज़ तो समझ आ गई होगी कि किसी कंपाउंड में अगर CH नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी है। विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन, विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन एनी कंपाउंड इज़ नॉट एन। अगर ये नहीं है, ये अगर नहीं है तो कंपाउंड
ऑर्गेनिक नहीं है, बस सिंपल। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कि कार्बन ही क्यों ज़रूरी है भाई। तो थोड़ा सा कार्बन के बारे में जानेंगे, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं जानेंगे क्योंकि अभी इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो डीप में नहीं जाना है कंपाउंड से एटम्स के, ठीक है। तो बेसिकली बात करेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन की खास बातें क्या हैं, व्हाट आर खास बात, मतलब खास बात है क्या जो कार्बन को ही चुन लिया गया भाई। क्योंकि कार्बन ही भाई एग्जिस्ट करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। कार्बन बहुत सारे बॉन्ड बनाता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर देयर ऑफ कार्बन। ठीक है, जो कार्बन है भाई, कार्बन का जो है सिंबल क्या है, कार्बन इज जस्ट सी, सी। तो जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो है 6, सबको पता है। कार्बन का मास क्या है, दैट इज 12, एवरीवन नोज इट। कार्बन का बेसिक कन्फिग्रेशन, मिस्टेक, कार्बन का बेसिक कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन क्या है, 1s2 2s2 2p2। वैलेंसी कार्बन की है 4, इसीलिए हम कार्बन को टेट्रावैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। कार्बन को क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कंपाउंड। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि वो, ठीक है। तो जो कार्बन का ये मान लो आप कार्बन का एटम न्यूक्लियस है ये, ठीक है। और ये कार्बन का फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि ये जो अपना ऑक्टेट है यहाँ पे कंप्लीट कर सके। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है, कई लोगों को नहीं पता होगा तो मैं इसे बता दे रहा हूँ। जो ये लास्ट शेल होती है ना, ये वाली शेल जो है, जो ये शेल है जिसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अभी 4 और करने हैं, इनको 8 करने होते हैं। 8 को पूरा करने को ही कह रहे हैं कि इसका ऑक्टेट इसे कंप्लीट करना है, ये तभी स्टेबल हो सकेगा। तो इसे स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सो जो कार्बन है, अब कोई भी कंपाउंड इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी डोनेट कर लेगा। जो कार्बन के लिए जो एटम्स हैं वो कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना डोनेट करने लगेगा, है ना। तो ये जो कार्बन है ना, ये शेयरिंग बॉन्ड्स बनाता है। ये कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, इनको शेयरिंग बॉन्ड्स कहा जाता है, शेयरिंग बॉन्ड्स। कार्बन की प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होता, ये जस्ट शेयर होता है 2 एटम्स के बीच में। जैसे कि आइए समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखो कार्बन क्या है, कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार आपने देखा होगा, ये लिखा होगा, बहुत सिंपल एग्जांपल लिया मैंने मीथेन का, इसको मीथेन कहते हैं, ठीक है। अब मान लो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो आइए सबसे पहले इसको एक हाइड्रोजन के साथ समझ लेते हैं कि क्या बनने वाला है। मान लो ये इसके सामने हाइड्रोजन है, इसके पास में बस एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है। अब जो हाइड्रोजन है, अगर ये इसे पूरा 1 दे देगा तो इसके पास बचेगा नहीं कुछ भी, है ना। और जो कार्बन है,
कार्बन भी अगर इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा तब भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होने वाला है। तो ये बॉन्ड्स आपस में बस शेयर करते हैं, डोनेट नहीं करते हैं, जिससे कारण ये जो बॉन्ड है नहीं कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ना ही इन्होंने इसे डोनेट किया है और ना ही हाइड्रोजन ने कार्बन को कोई डोनेट किया है। दिस इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिक समझ लीजिए, ज़्यादा डीप में अभी हमें नहीं समझना है, हमें अभी डीप में नहीं समझने की ज़रूरत है। सो कार्बन के बारे में इतना पता चल गया। एक और चीज़ खासियत की बात है कार्बन के अंदर, कार्बन की कैटिनेशन पावर। ठीक है, कार्बन शोज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन सेल्फ लिंकिंग शो करता है। कार्बन चेन्स बना सकता है लंबी लंबी। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कई सारे कंपाउंड से बनती हैं, साइक्लिक चेन्स होती हैं और भी तरीके की चेन्स होती हैं। देखा होगा ना आपने ये स्ट्रक्चर्स इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे चली जाएगी चेन अल्टरनेट तरीके से। तो जो कार्बन होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी है वो लॉन्ग चेन्स बना सकता है, उसके अंदर कैटिनेशन पावर है। ठीक है, इट कैन मेक लॉन्ग चेन्स। तो इतनी सारी खास बातें, इसीलिए कार्बन पे डिपेंड कर रहा है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन इज अ मेन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विदाउट कार्बन देयर इज नथिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके ओके। सो इसके बाद एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और सबसे इजी टॉपिक मुझे ये लगता है। इससे पहले क्या हाइब्रिडाइजेशन समझे, उससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड, इसका डिफरेंस समझना है। तो कई बार आपने देखा होगा लिखा हुआ कार्बन बॉन्ड कार्बन, और कई बार ऐसा देखा होगा, और कई बार आपने ट्रिपल बॉन्ड देखा होगा। जो सिंगल बॉन्ड होता है इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, वो कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है पाई। लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ये जो ऊपर नीचे वाला है ये, और ये जो बीच वाला है ये होगा सिग्मा। ठीक, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया क्या क्या कहते हैं। जैसे कि सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड लिखा हुआ है तो एक सिग्मा है और एक पाई है। अगर ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है तो एक सिग्मा है, दो पाई है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन अब आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन, दो तरीके हैं आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन को समझने के। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड की, किसी भी चीज़ की आप निकाल लोगे। फिलहाल यहाँ हम बेसिकली कार्बन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल लिख देते हैं। चलिए मान लीजिए ये लिखा हुआ है। अब आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशंस निकालनी है सारे कार्बन्स की। मैं इनको नंबर दे देता हूँ, कार्बन 1 2 3 एंड 4। तो आइए 1 वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दो ट्रिक्स बताता हूँ। दो ट्रिक्स क्या हैं, जो आप जिस कंपाउंड में जिस कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हो उससे कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं इसको चेक कर लीजिए। मतलब आप मान लीजिए फर्स्ट कार्बन की आप देख रहे हैं इस समय कि क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी, तो कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए आप इसे काउंट करिए। इसको अगर स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो क्या आएगा सामने, यहाँ एक सी। तो ये सारे ही जो है सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp3। 1 2 3 4। ओके, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप देखो सेकेंड कार्बन को अगर आप देखोगे तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं। इनने एक बॉन्ड इधर कार्बन से बनाया इस वाले से। ठीक है,
यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन से बॉन्ड है, 2 बॉन्ड इसके इधर सी से हैं और एक बॉन्ड खाली है। मतलब ये 4 बॉन्ड पूरे हो गए ना। तो यहाँ पे देखो आप कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 फिर से, क्योंकि एक तो पाई है, हमने पढ़ा हुआ है अभी अभी आपको मैं समझाया था कि पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स में क्या फ़र्क है। ये है पाई बॉन्ड, ये रहा सिग्मा। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए ना, यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। ठीक, हमने इसका भी निकाल लिया, इन दोनों का हम निकाल चुके हैं, sp3 sp2। सिमिलरली अब इसका भी यही हाल है, तो इसे भी हम जो है sp3 बोलेंगे, sp2 ही बोलेंगे सॉरी। आखिरी कार्बन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है भाई सीन। जो आखिरी कार्बन है उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं नाइट्रोजन के साथ और एक बॉन्ड बनाया है इधर वाले कार्बन के साथ में, जो कि थर्ड कार्बन है हमारा। तो यहाँ पे देखो आप कितने सिग्मा बॉन्ड है। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो थर्ड 3 बॉन्ड्स होते हैं ना, इन 3 में से 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा होता है, और यहाँ पे 1 सिग्मा ही है, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो यहाँ की जो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, यहाँ की हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp1 जस्ट। तो हमने इसका भी निकाल लिया। एक और ट्रिक हो सकती है इन सभी के हाइब्रिडेशन निकालने की, आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूँ मैं। एक स्टेप तो ये होगा कि आप सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे, उससे हाइब्रिडेशन निकलेगी। दूसरा एक तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ अटैच्ड एटम चेक कर लें, है ना। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच हैं ये काउंट कर लीजिए, निकल आएगा भाई साहब आपका जो भी होगा हाइब्रिडेशन। बहुत सिंपल है। देखिए जो यह कार्बन था, इस कार्बन को लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 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 और कार्बन, 4 एटम इससे अटैच्ड हैं। और मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम देखिए 4 है, तो फिर से इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। सेकेंड कार्बन ले लो, इससे कितने एटम अटैच्ड हैं, इधर वाला कार्बन अटैच है, इधर 2 बॉन्ड हैं, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो यहाँ देखो ये है हमारा, यहाँ 3 ही आइटम से अटैच है, देखो 1 2 3। तो इसकी हाइब्रिडेशन फिर से देखो वही आ गई, sp2 आ गई, जो कि उसमें भी आई थी। तीसरा देखो, तीसरे का सेम ही होगा, उसकी तरह ही सेम है। चौथे वाले का देखो, 3 बॉन्ड इसने नाइट्रोजन के साथ बनाए हैं और 1 बॉन्ड इधर वाले कार्बन के साथ, यहाँ 2 ही आइटम से जुड़ा है, तो इसकी भी फिर से sp आ गई। तो ये दोनों ही स्टेप्स से आप हाइब्रिडेशन इजीली निकाल सकते हो। तो अब मुझे लगता है अब आपको समझ आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ना परसेंटेज करेक्टर भी आता है एक हाइब्रिडेशन में, शायद आपके में ना आए, बट एक आता है, तो आप एक एज अ नॉलेज समझ लीजिए उसको, मैं आपको समझा देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन का परसेंटेज करेक्टर आता है, इसमें यहाँ पे लिखा होता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें s% परसेंटेज p ये निकाला जाता है। तो जो sp3 होता है इसमें 25% s है, 75% p कैरेक्टर है। जो sp2 है उस कंपाउंड में उस एटम का 33% s है और 67% p। sp वाली कंडीशन में 50-50 होता है, आइडियल कंडीशन। सो हाइब्रिडाइजेशन पूरा निपट गया, अब आपको पूरा समझ आ चुका है, ठीक है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट टर्म आ जाती है, ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होगा आपको, कई बार जो है क्वेश्चन आ जाता है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो भाई इस कंपाउंड का, है ना। तो कुछ नथिंग है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है सिंपल, इस तरीके से होगा, उसमें कुछ नहीं लिखा होगा कि कार्बन है क्या है। तो यहाँ जब ऐसे स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है ना, सिंपल बात है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ऐड होना है, ऐड नहीं होना, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें बस। इसको अगर सही तरीके से अगर आप अपने माइंड में ड्रॉ करो, तो माइंड में कैसे ड्रॉ करना,
अब यहाँ पे सब पे एक एक कार्बन लगाओ, इन सब पे हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कंपाउंड हो सकता है? पेंटेन है, सिंपल ही, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन में ये कैसा दिखने वाला है, ऐसा। ये चीज़ समझ आ गई। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, कार्बोकैटाइन क्या होते हैं। कार्बोकैटाइन समझना बहुत सिंपल है। जिस कंपाउंड का एक, मान लो ये कंपाउंड है, एक्स इससे जुड़ा हुआ, जेड इससे जुड़ा हुआ, वाई से जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड इसका नहीं बना हुआ बस, तो ये कार्बोकैटाइन हो गई, सिंपल, ठीक है। मतलब जो कंपाउंड जिस पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, कार्बन का कोई भी कंपाउंड जिसके वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल है, वो है कार्बोकैटाइन, ठीक है। वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो ये हमारा बेसिक इंट्रो हो चुका है ऑर्गेनिक का। तो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। दो तरीके के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, दो तरीके के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, एलिसाइक्लिक एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं ये, ठीक है। इनको कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। और एक होते हैं क्लोज चेन, ठीक है। तो जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, एलिफेटिक एलिसाइक्लिक, ठीक है। जो क्लोज चेन होते हैं इनको कहते हैं साइक्लिक, ठीक है। इतना समझ आ गया कि जो कंपाउंड्स ओपन चेन है, ओपन चेन का क्या मतलब होता है, चेन नहीं है उसमें, मतलब सॉरी, ओपन चेन का मतलब है चेन है पर इस तरीके से है, मतलब चेन रिटर्न होके जुड़ी हुई नहीं, जैसे ये कार्बन एंड वाला और फर्स्ट वाला है ना, ये नहीं जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। कि उसका एंड कार्बन उसके फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, एंड दिस इज नॉट अ क्लोज चेन, दिस इज एन ओपन चेन कंपाउंड। जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं उसमें फर्स्ट कार्बन से उसका लास्ट कार्बन या कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि ये बेंजीन रिंग सबसे कॉमन एग्जांपल है। ये देखो सारे कंपाउंड्स एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ओके। तो जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं ना, ये भी दो तरीके के हैं, एक मिनट में आपको बताता हूँ फिर से। ये है होमोसाइक्लिक होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब ये है कि जो जो मतलब जैसे बेंजीन आपको बताया मैंने अभी, जो सारे एटम होंगे ना चेन के, ये सब सेम होंगे, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में ये डिफरेंट होंगे, जैसे कि ये कार्बन 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 कार्बन, या नाइट्रोजन, ये कार्बन ये कार्बन। तो ये जो कंपाउंड है ये गलत है, ये जो है होमो नहीं है, ये हेट्रो है और ये होमो है, ठीक है। तो बेसिक आपको इतना क्लासिफिकेशन तो समझ आ गया ना कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड से क्या है,
दो तरीके के होते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। जो ओपन चेन होते हैं उन्हें एलिफैटिक एलिसाइक्लिक कहा जाता है। जो क्लोज चेन होते हैं उनको एराइल ग्रुप्स कहा जाता है, एराइलिक। होमोसाइक्लिक के भी दो पार्ट होते हैं। होमोसाइक्लिक दो टाइप के कैसे, एक होते हैं एली साइक्लिक कंपाउंड और एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एक तरीके से देखो क्या है, ये है, ठीक है सब में, ठीक है। और बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हर कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन होता है। तो क्लासिफिकेशन हमारे यहीं पे खत्म।